नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बोहर्स मॉडल और उसकी लिमिटेशंस और सारे सवाल जो आए थे नीट में जेईई मेंस में लगा लिए थे। ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखिए बुक में दे रखा है टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक, तो इसके पहले जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में और जेईई मेंस में आए थे, वो हमने सब लगा लिए थे। ठीक और बड़े जरूरी भी थे, हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। 19, 20, 21 में अक्सर पूछ लिया गया है, या तो रेडियस से, या तो एनर्जी से, या तो फ्रीक्वेंसी से, या वेव नंबर, या फिर वो लाइमन बामर के रेशियो पूछे गए हैं मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ के, या फिर क्या पूछ लिए गए, मतलब कोई ना कोई सवाल जरूर आया हुआ है। ठीक, इसलिए यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां से? जब आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम से लेकर, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पूरा उसमें जो कुछ पढ़ा था वो, फिर पार्टिकल नेचर, यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एविडेंस, ठीक है ना, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इससे एक सवाल जरूर आएंगे नहीं आएगा, एक सवाल जरूर आएगा। तो इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा। अब आगे बात कर रहे हैं क्या? टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, और उसमें सबसे पहली जो चीज पढ़नी है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक, बुक निकाल लीजिए, बुक में देखते भी रहिए। अब किताब है कि नहीं आप लोग के पास? खरीद लीजिए ना हो तो, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग है टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। और उसमें सबसे पहली हेडिंग है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल मतलब दो प्रकृति, जिसमें दो नेचर हो, डुअल बिहेवियर, ठीक है ना। और उसमें भी सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है डे ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या पढ़नी है सबसे पहली चीज? डे ब्रॉगली वेवलेंथ। अब ये क्या चीज है? अच्छा, ये वेवलेंथ क्या में रहेगा? आप लोग समझदार लोग हैं, ठीक। डे ब्रॉगली वेवलेंथ, यही चीज पढ़नी है। अब देखिए डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और वहां क्या पढ़े थे हम लोग अभी पीछे? डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन। अंतर देखिएगा दोनों में, बड़ा ध्यान, छोटा सा है अंतर। वहां हम लोग क्या पढ़े थे पीछे? वहां का मतलब पीछे जब पार्टिकल नेचर और उसके बाद वेव नेचर पढ़ रहे थे, वो किसका पढ़े थे? रेडिएशन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे थे? रेडिएशन में दो प्रॉपर्टी होती है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। कह रहे थे ये किससे किससे प्रूफ होता था? वेव नेचर प्रूफ होती थी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से। कहते कि वेव नेचर कैसे समझ पाएंगे? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से। अब पार्टिकल नेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब चीजों से, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइन, इससे जो स्पेक्ट्रल लाइन मिली उससे। ये किसके लिए था? रेडिएशन के लिए, यानी विकिरण में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दो प्रॉपर्टी होती है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में यह आया कि अगर विकिरण में वो सारी चीजें हैं तो क्या पदार्थ में नहीं हो सकती? मैटर में, यानी किसी पार्टिकल में हो, कोई पार्टिकल, मतलब उसमें पार्टिकल मतलब समझ गए ना, मतलब रेडिएशन में वेव और पार्टिकल दोनों। इसी तरह से क्या मैटर में भी पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी तो रहेगी? क्या वेव नेचर प्रॉपर्टी है? इस चीज को बोला गया यहां पे कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डे ब्रॉगली ने सबसे पहले इसको बताया। डे ब्रॉगली प्रपोज दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, किसमें? मोशन में हो तब, किसमें? मोशन में हो तब। डे ब्रॉगली प्रपोज दैट every object in motion have wave character। कौन सा कैरेक्टर? वेव कैरेक्टर। मतलब मैटर एग्जिबिट डुअल बिहेवियर, दैट इज बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज उसमें होती है। ठीक, आगे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए फोटॉन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ईटीसी, यानी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, सब माइक्रोस्कोपिक या सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हैं, उनके लिए अगर ये देखा जाए तो आसानी से ये जो रिलेशन है इनका वो काम करता है। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं या मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक जिसको बोलते हैं, बड़े लार्ज, जैसे कोई एक प्लैनेट बहुत बड़ा है,
अब उसमें मोशन तो दिखेगा लेकिन उसका वेव नेचर कहां से दिखेगा, इसलिए ये चीजें एकदम माइन्यूट लेवल की है। माइन्यूट मतलब समझते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों पर ही अप्लाई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर ही अप्लाई है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, फोटॉन पर, इस पे अप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें आप वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का रिलेशन बना सकते हैं। समझ आ गई बात? बिल्कुल, बहुत आसान है, कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अपने मन से। De Broglie proposed that every object in motion have wave character. Matter exhibit dual behavior, that is both particle-like and wave-like properties. आगे बता रहे हैं फोटॉन है, जैसे एग्जांपल फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हैज मोमेंटम भी होगा इसमें। भाई पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? मोमेंटम हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, ये सब पार्टिकल पे होता था। फिजिक्स में, मैकेनिक्स में पूरा ये सब पढ़े हम लोग। यानी इसमें क्या हो? मोमेंटम हो, और साथ ही साथ वेव लाइक प्रॉपर्टी क्या, जैसे उसके वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी, ये सब की बात। यानी इसमें मोमेंटम और वेवलेंथ, मोमेंटम को p से डिनोट किया जाएगा और वेवलेंथ को लैम्डा से। यानी देखिए मोमेंटम क्या बता रहा है? पार्टिकल नेचर, और ये वेव नेचर। तो ही गेव अ रिलेशन, इन्होंने एक संबंध बताया, रिलेशन दिया। ही गेव रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ फॉर मैटर, यानी पार्टिकल के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक, ये था यानी वेवलेंथ ऑफ ए मैटर या पार्टिकल, ये पार्टिकल के लिए। अब वहां हम लोग क्या पढ़ के आए थे? रेडिएशन के लिए, विकिरण के लिए। ठीक, जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी उसके लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वो सब तो वहां मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन दो चीजें, और उसकी एनर्जी, ठीक ना। और यहाँ पे क्या, किसी मैटर के लिए, अगर किसी मैटर में वेव प्रॉपर्टी है तो उसका रिलेशन, और उसमें अगर पार्टिकल नेचर प्रॉपर्टी है तो उसका रिलेशन क्या होगा? तो h अपॉन p या h अपॉन mv। मीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, किसी में भी हो सकता है आंसर। अब इसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? जिसमें वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करता है और चीजों को कई गुना बड़ा कर देता है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए इतना, ये वाला फॉर्मूला। अब कुछ नोट्स लिखिए, नोट्स जो बहुत काम के, सवाल उन्हीं से लगेगा। लिखिए नोट्स, हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे कुछ नोट्स, और उस नोट्स के बाद सवाल लगाएंगे जितने एग्जाम में आए फटाक से। इसलिए समय को बिना नुकसान करते हुए फट से नोट्स लिख लीजिए। चलिए पहला नोट है, नोट नंबर 1, यहीं से लिखिए, इसी में आगे। नोट पहला, इसको भी मिटा ही दीजिए, इसका कोई काम थोड़ी, ये सब हटा दीजिए, ये सब का कोई मतलब नहीं। अब नोट्स और सवाल पे चलते हैं, ये सब क्या करेगा। नोट नंबर 1, अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब इसी के आगे अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो, वोल्टेज के टर्म में हो, तो फॉर्मूले क्या होंगे? अगर सवाल में काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए h अपॉन, एक फॉर्मूला लिख लीजिए बड़े आसानी से। पहले तो रूट में 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू k, ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक। यहाँ पे k, जहां पे k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है आप लोग को याद होगा कि p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? 2mk। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का, ठीक। तो यहां पर हमने वही किया, 2me इंटू के, p की जगह रख दिया इस रिलेशन से। बात समझ में आ रही ये? अच्छा, दूसरी चीज, जब यहां पे देखिए, अब यहां दो मैटर रख रहे, दो चीजें बात रही। इसकी यूनिट अगर जूल में होगी तो ये किस में आएगा? अगर इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी तो फिर ये किस में आएगा? तो इसकी वैल्यू, यानी कि आपको बहुत ध्यान देना होगा कि हो सकता है कि आप यहां क्या रख रहे हैं और किस में आंसर आ रहा है। तो कोशिश ये रहेगी कि आपका आंसर किस में आए। तो
अच्छा, वेवलेंथ ज्यादातर नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में देता है एग्जाम में, मतलब आंसर भी इसी में आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब दूसरी आगे बात लिख लीजिए इसी में, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे लिखिए जूल में हो तो आंसर मीटर में आएगा, जूल में हो तो लैम्डा किस में आएगी, मीटर में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो आएगा किस में, ये एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में, ठीक, एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर। आगे इसी के बना लीजिए एक और, H अपान रूट में 2m E और V। व्हाट इज V? देखिए यहां पर V लिखा हुआ, यहां पर भी V है, यहां कैपिटल V है, और यहां जो V है वो है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट में। जब ये रखेंगे तब भी आंसर किस में आएगा, मीटर में, ठीक। आगे इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, या पूरी वैल्यू रख देंगे तो आएगा, एक फार्मूला बनता है 12.27, और यहां किसमें, रूट में V, जहां ये V क्या है, यही वाला है, ये V यही वाला है, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तब ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में, सीधे सीधे बिना कुछ कहे आंसर किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में। तो बड़े सावधानी से देखिएगा कि आप आंसर, ये यूनिट अगर जूल में दे रखी है तो आपको सारा कुछ एकदम जूल में दे रखी है, यानी एसआई यूनिट में सब कुछ रख के तब आंसर निकाल के वहां कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में आएगा, मीटर से नैनोमीटर में हम आसानी से बना लेंगे। अगर ये यूनिट पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो हो सकता है कि हमें जूल में करना पड़े, मतलब चाहे जैसे ये हम कर लेंगे, ठीक है ना, इसको विशेष ध्यान देकर करेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात आप और नोट कर लीजिए, अगर मान लीजिए आपको किसका दिया हो, इलेक्ट्रॉन का, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन का आपने मास वगैरह सब रख दिया, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू H अपान रूट में 2m E और K, ये सारी वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये फिक्स हो जाएगा मास, बिल्कुल ठीक है, H फिक्स वैल्यू है ये, इसका जो आंसर आएगा उसको नोट कर लीजिए, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको नोट कर लीजिए 4.84, ठीक, 4.84 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 रूट के, वेयर के इज अ काइनेटिक एनर्जी इन जूल, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन जूल, जहां पे यहां पे लिख लीजिए के, जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जूल, ये रख देंगे। ये कब, ये भैया जूल में रहेगा, किस में रहेगा, जूल में, ठीक, ये जूल में रखना होगा, तब ये आंसर आपका काम कर जाएगा। बात समझ में आ रही, मतलब यहीं से ये वाले फॉर्मूले का, इतना अगर ना लिखना चाहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वैसे लिखे रहने दीजिए, ठीक है ना, ये काम आएगा, अभी सवाल लगेगा तब समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। अगला आप नोट लिखिए, नोट नंबर 2, यही लिख दें, नोट नंबर 2, बहुत सावधानी से पहले देख लीजिए क्या है, H अपान P, P की जगह P इज इक्वल टू क्या, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू v, वेलोसिटी और मास का, यानी कि देखिए यहां पे क्या है, ये किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर टाइम मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, और वो आ जाता है P, मोमेंटम, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। यहां पर यही है मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन, H जो कि प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड में होती है वो, और लीनियर मोमेंटम हो जाएगा किलोग्राम, और उसके बाद यहां से देखिए, यहां से किलोग्राम निकल जाएगा, यहां से मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट्स बहुत ध्यान रखनी है आपको, जितनी इकाइयां हैं मापन की, वो बिना ध्यान रखे आप सवाल लगाएंगे, आपका सवाल तो सही होना नहीं है, गलत हो जाएगा बार बार, इसलिए कह रहे यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा। अब H अपान काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m होता है, ठीक, दिमाग नहीं लगाना है, ये फिजिक्स में अगर ऐसे भी करना हो तो देखिए करना क्या, हमें कुछ नहीं, यहां पे क्या करना, देखिए यहां पे भैया हमें काइनेटिक एनर्जी हम यही कर दे रहे हैं, यही कर दे रहे हैं किराने, यहां लिखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दोनों तरफ केवल m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए बन गया mv स्क्वायर, यानी m स्क्वायर v स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कितना, mv का होल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे mv का होल स्क्वायर, mv इज इक्वल टू p है, तो इसका मतलब यहां क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर हाफ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी और यहां m, तो ये देखिए 2 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 2mk काइनेटिक एनर्जी, ठीक, इज इक्वल टू p स्क्वायर। फिर p स्क्वायर का देखिए क्या करेंगे, मास स्क्वायर वाला हटाएंगे,
इधर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू रूट में 2m के। ये सब फिजिक्स में बताएंगे आप लोग को, बहुत सिंपल है सब, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा। पता नहीं कहाँ दिमाग में चल रहा है कि तुम ये आ जाएगा, अरे नहीं आएगा, परेशान मत हो। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू बी। ठीक, तो यहां पर है m इंटू बी, इसी चीज को काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल होता है, यानी सॉरी लीनियर मोमेंटम होता है 2m के, यानी P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, यानी P इज इक्वल टू रूट में 2m की, वही इस्तेमाल कर दिया हमने। फिर यहाँ वोल्टेज में देखिए काइनेटिक एनर्जी और वोल्टेज में जो रिलेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ के आएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में जब आप पढ़ के आएंगे तो वहां मिलेगा आपको काइनेटिक एनर्जी Q इंटू बी, बी जहां पे पोटेंशियल था, ये था क्या, चार्ज, ठीक है ना, Q इंटू बी, या फिर W इज इक्वल टू क्यू वी से, ऐसे वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी, यही था चार्ज इंटू पोटेंशियल, वो ये वोल्टेज डिफरेंस। अब वो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ चार्ज उसका और यहाँ पे वोल्टेज उसका, ठीक, तो ये रख दिया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसीलिए वहां लिखा जा रहा है पोटेंशियल किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसकी यूनिट लिख लीजिए किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक, MeV, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो है ये इसको ये मतलब Q यहाँ पे E लिख लीजिए या Q, ऐसे ये देखिए मास अलग है, ये E अलग है, आप लोग इसको मत कर दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही जो लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखी हुई है, सब कुछ रखने के बाद, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कहीं इधर उधर मत कर दीजिएगा। जैसे हमने वहां E लिखा था तो आप लोग को लगा कि वो बहुत नीचे है, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी है जूल में, एकदम फिट। अब आगे चलते हैं, नोट नंबर 2, दे ब्रॉगली वेवलेंथ इन बोहर एंगुलर मोमेंटम, बोहर का जो एंगुलर, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्योंकि अभी हम रफ कर देंगे इसको। दे ब्रॉगली वेवलेंथ इन बोहर एंगुलर मोमेंटम, ये भी रहेगा जूल में, ठीक, ठीक, इसको समझिए, कह रहा है कि बोहर एंगुलर मोमेंटम, अब बोहर एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr, n के लिए mvr n कर सकते हैं, v जहां पे वेलोसिटी थी इज इक्वल टू क्या था, n h अपॉन 2 पाई, यही था बिल्कुल। तो ये इतनी चीज क्या है इसमें, p, देखिए यहां पे इतनी चीज, ये है मोमेंटम, जब ये मोमेंटम है तो p लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ r लिख सकते हैं, r क्या है, रेडियस ऑफ है ना ऑर्बिट, तो यहाँ rn लिख दीजिए आप लोग, rn कर दीजिए, ठीक, rn इक्वल टू क्या बनेगा, n h अपॉन 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए h अपॉन p मिल जाए तो हो जाएगा वेवलेंथ, तो बस यहीं पे कर दीजिए, h इधर ही है तो यहाँ क्या है, h अपॉन p, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर, ठीक, तो h अपॉन p लिख दे सीधे सीधे, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और ये इधर इधर क्या हो जाएगा, 2 पाई r n, और ये n नीचे 2 पाई r n अपॉन n, ये बेस पे है n, थोड़ा ध्यान रखिएगा ये, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे खूब सवाल पूछे गए, इस पे, इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत। आर कहां, आर क्या चीज है यहां पे, जो आर एन है, ये इसको लिख लीजिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट, और जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये लिख लीजिए, छाप लिया। दे ब्रॉगली वेवलेंथ इन बोहर एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता था, तो हमने क्या किया, h अपॉन m,
देखिए mv को पहले बनाया p, mv को क्या बनाया p, p को हम इधर ले आए h अपान p, हमें पता है h अपान p क्या हो जाएगा लैम्डा, हमने कर दिया लैम्डा h अपान p 2 पाई r n अपान n, कोई दिक्कत नहीं। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, तीसरा क्या है, देखिए C इज इक्वल टू आपने रेडिएशन में पढ़ा था क्या न्यू लैम्डा, क्या पढ़ा था न्यू लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या थी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ये था वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अच्छा और यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, ये क्या है डी ब्रॉगली वाला, यानी किसी में ये देखिए रेडिएशन के लिए ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर या पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लिए, ठीक। यानी इन दोनों में क्या अंतर है, तो कहेंगे कि भैया जब एनर्जी के कंसेप्ट में चलेगा तो अंतर आएगा, क्योंकि किसी रेडिएशन में वो पार्टिकल रेडिएशन की वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ दोनों, ये मैटर के लिए था, ये रेडिएशन के लिए था। अभी मान समझ में आइएगा कि यानी अब पार्टिकल या एसोसिएटेड विथ मैटर, चलिए ठीक है आप पार्टिकल ये लिखे रहने दीजिए। अब दूसरी चीज बट फॉर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई साहब, बट लेकिन अगर एनर्जी में देखिए फोटान आ जाए, जैसे यहां पर वेन्यू उसने बदल दिया, वेवलेंथ बदल दिया, किसी वेव की अलग अलग है, तो ये इसको आप वेवलेंथ मत समझ लीजिएगा कि ये डे ब्रॉगली वेवलेंथ है, क्योंकि डे ब्रॉगली वेवलेंथ रेडिएशन के लिए नहीं थी, वो पार्टिकल में वेव लाइक प्रॉपर्टी है तब हम निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी भी रेडिएशन हो रहा है, इतनी एनर्जी है उसमें रेडिएट हो रही है, इतनी मतलब एनर्जी रेडिएट हो रही है, उस रेडिएशन में इतनी फ्रीक्वेंसी है 80 की स्पीड से वो चल रहा, तो वेवलेंथ बताइए, तो जो वो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन की आएगी, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन की। यहां पार्टिकल के लिए सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन फोटॉन क्या है एज अ पार्टिकल विच कंटेन वेव एंड पार्टिकल नेचर प्रॉपर्टी दोनों, तो यहां पर बट इन केस ऑफ फोटॉन, इसको नोट कर लीजिए बट फॉर फोटॉन, बट फॉर फोटॉन। अब देखिएगा फोटॉन के लिए जो क्या है पार्टिकल है, एक पार्टिकल कंसीडर किया जाएगा, ठीक। तो इसमें एनर्जी कितनी थी E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये जो लैम्डा, अब ये पार्टिकल भी है तो इसका मोमेंटम भी होगा इसमें, तो यानी यहां पे क्या है मोमेंटम भी है, ये एनर्जी है, ये मोमेंटम देख लीजिए, मोमेंटम, मोमेंटम को P, अब P जब मोमेंटम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम H अपान लैम्डा, ये हो जाता है। अब ये क्या है, ये दोनों चीजें सेम है, यहां पे रेडिएशन की वेवलेंथ और डे ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे सवाल में क्वेश्चन अभी आएगा कराएंगे, तो आपको लगेगा यार ये क्या चीज है, एक बार वहां रेडिएशन के लिए अलग आ रहा है, यहां अलग आ रहा है, दोनों अभी चीजें समझ में आएंगी, थोड़ी देर रुकिए। यानी ये क्या है, एक सीरीज बना दीजिए, उसमें ज्यादा सही लगेगा, ठीक है ना। बस ये लिखे रहने दीजिए उसको उसी तरीके से। अब यहां लिख दीजिए ये फोटॉन हैव दो प्रॉपर्टी, एक लिख दीजिए मोमेंटम, एक हो जाएगा मोमेंटम जिसको P से डिनोट कर लीजिए, ठीक। और अच्छा एनर्जी वाला वहीं लिख दिया है, इसीलिए तो आगे पीछे हो गया, इसमें जैसा लिखा है वही है। एक होगा इसमें एनर्जी यानी वेव लाइक प्रॉपर्टी, सिंपली एनर्जी क्या वेव, सिर्फ एनर्जी लिखिए, और दूसरा इसमें होता मोमेंटम, ठीक। मोमेंटम एनर्जी तो यही होती है, इसी को यहां लिखना था, ऊपर लिखा हुआ है, इसी को उठा के यहां कर दे रहे हैं, तो ज्यादा दोनों एक सीरीज उसमें बन जाएगा, एक सीक्वेंस में एनर्जी E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा भी हमारा कहीं भाग जा रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा P, P इज इक्वल टू हमें पता है कितना हो जाएगा, यानी इसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी,
तो ये दोनों लैम्डा आपस में सेम है, यानी ये डे ब्रॉगली। अगर आपसे कहा जाए कि किसी फोटॉन की जो वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर है, तो बताइए उसकी डे ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, तो कहेंगे 500 नैनोमीटर। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिए क्या है, यानी ये जो लैम्डा है ये है वेवलेंथ। सिंपली पढ़िए, अक्सर सवाल में आता है तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, दे ब्रॉगली भी पूछा है, वेवलेंथ भी दे रखा है, क्या मैटर है। तो मैटर यही है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, वेवलेंथ एंड डे ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों, एंड नहीं और वेवलेंथ कहिए या फिर डे ब्रॉगली वेवलेंथ, ये फोटॉन के लिए। अभी और चीजों के लिए अलग आ जाएगा, क्योंकि उनके उसका मास की बात करेंगे हम बार बार, ठीक है ना। यहाँ पर फोटॉन का मास अलग अलग बदलता जाएगा, जो दे रखा रहेगा एग्जाम में, वही सवाल में वही हम रखेंगे, डे ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी क्वेश्चन से सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बस तो यही क्या है, यह वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और यह डे ब्रॉगली वेवलेंथ। समझ आई, ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और यह डे ब्रॉगली वेवलेंथ, और दोनों एक ही बात है। इसको लिख लीजिए, यह है डे ब्रॉगली वेवलेंथ। जब ये चीजें अप्लाई करके लगाएंगे सवाल तो आएगी डे ब्रॉगली वेवलेंथ, और जब ये लगाएंगे तो क्या आएगा, सिंपली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और लिख दीजिए यहां दोनों एक ही है, एक ही है। अब जरा क्वेश्चन लगाते हैं, इसको छाप लीजिए, नोट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सवाल पे आते हैं। अभी सवाल जितने सवाल लगाएंगे हम लोग सारे क्लियर हो जाएंगे, अभी जाओ प्रूफ सब बहुत तेजी से। हेडिंग डालिए, कह रहा व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये पूछा है सवाल। पहला एग्जांपल है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, ठीक, ऑफ मास 0.1 kg, ठीक, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इससे चल रहा है, सब कुछ तो दे रखा है, आपको वेवलेंथ पूछी गई है तो यानी डे ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे, क्योंकि यहां देखिए एक बॉल है जो कि पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, डे ब्रॉगली वेवलेंथ। डे ब्रॉगली वेवलेंथ वो क्या हो जाएगा, यही लगा दीजिए छोटा सा DE, ठीक, h की वैल्यू आपको मालूम है 6.6 इंटू 10⁻34 m इंटू v, मास कितना दे रखा है 0.1 इंटू 10, ठीक। इसका मतलब ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो है आंसर वही आ जाएगा कितना। अब देखिए ये मीटर में आएगा, इसीलिए कह रहे थे आप यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, तो आप अपने मन से मत कर दीजिएगा कि नैनोमीटर में, ये किसमें आएगा, मीटर में, क्योंकि वहां सब कुछ मीटर में दिया हुआ। ये जूल सेकंड में होता, ये मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये आंसर किसमें आएगा, मीटर में, ठीक। यही सिर्फ यही आ जाएगा 34 मीटर, ये आ जाएगा। अगला सवाल इसी में लिखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, आपको पता ही है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक, ये होता है। आगे बता रहे इट्स काइनेटिक एनर्जी, आप देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है और जूल में दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻25, वो भी जूल में। एनसीईआरटी का सवाल है ये, कह रहे कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, आप इसको निकाल के बता दीजिए। तो भैया काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन लगा दीजिए तुरंत, हमने कहा था 4.85 याद रखना आपको, 4.84, यानी लैम्डा इज इक्वल टू
4.84 बिना कुछ कहे सुने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग पहले ही से कैलकुलेट कर चुके हैं, इतनी 10⁻⁻⁻�9, और यहाँ पे रूट में काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3 × 10⁻⁻25। अब इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे? ऊपर वाला चुपचाप बैठा हुआ वो तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा, कह रहा नीचे पहले तुम लोग रूट से बाहर आ जाओ। ये देखिए इसको कर लीजिए 30, इसको कर लीजिए कितना रूट में ही, ये इसको कर लीजिए 30, और ये कितना हो जाएगा? जब आप 30 करेंगे तो हो जाएगा कितना? ये कैसे करेंगे? इंटू 10⁻26 ये हो जाएगा। अब इसमें आ जाएगा बाहर 13। अब डायरेक्ट करें इसे, देखिए ये हो जाएगा भैया, रूट में ये जो 10⁻26 है उसमें से ये आधा चीज बाहर आ जाएगी, इसीलिए हमने आधा बना लिया। भाई या तो 24 बनाते तो 0.3 लिखते, या तो 30 बनाते मतलब 24 बनाते, इसको 3 बना 0.3 बनाते तो इसको लिखते 24 माइनस का 24 -24 लिखते। 30 बना लिए तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 26, 10⁻⁻26। अब इसमें से 13 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? रूट में 30, और रूट में 30 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी? लगभग 5.4, यानी 4.84 अपॉन 5.4, और ये देखिए यहाँ पे 10⁻⁻19 अपॉन 10⁻30 13। अब 13 ऊपर जाएगा, ठीक। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.84 डिवाइडेड बाई 5.4 इंटू ये देखिए 19 और 13, 6 का रिलेशन है, ऊपर कितना बचेगा? -6, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर? 0.89। इसको घर पे करिएगा आप आराम से अपने, 0.896 आ रहा है इंटू 10⁻⁻6, ये मीटर में आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जब ये मीटर में आ गया इसको आप कर लेंगे ना, ये देखिए 54 है, ये 484 है, यहां पे क्या करिए आप लोग एक 10 का और मल्टीप्लाई करिए नीचे, अब वो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7, समझ रहे हैं आप लोग? 7 तो हो जाएगा 484। अरे 2 3 से काट उठ के देख लीजिएगा, मतलब कर तो लेंगे ना यार, ठीक है ना? इसको कर लीजिएगा, टाइम हो जाता है उसमें। तो अब यहां तक तो कर ही दिए, भाग है केवल, बेसिक में तो भाग करने का तरीका बता चुके हैं, ठीक। तो हो जाएगा कितना? 0.896। अब देखिए यहाँ पे क्या, इस तीनों को इधर ले जाइए, इसको बना दीजिए, क्योंकि आंसर नैनोमीटर में दे रखा है, यहाँ हो जाएगा 896 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर आएगा। मीटर मीटर, पहले मीटर फिर बाद में। अभी ये कैसे किया नहीं बता, देखिए जब इसको डेसिमल इधर ले जाना होता तो अपान 10, मतलब ये था तो अपान 1 डेसिमल इधर गया तो 1 10, 2 गया तो 2 10, 3 गया तो गुणे 3, ये 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब वही 10 के पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है 3, तो वो -3 और -6 मिलके कितने हो जाएंगे? -9। तो ये देखिए हो जाएगा ये, और नैनोमीटर को हमने पहले ही लिख लिया था, 896 नैनोमीटर हो जाता है, ठीक। आंसर नोट कर लीजिए फर्स्ट से, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालते, फिर वेलोसिटी निकाल के फिर ये रखते, न जाने क्या क्या करते, भगवान जाने, तो उसमें सब हो जाता लफड़ा। तो अपने को तो लफड़ा लेना नहीं है, अपन लोग तो एकदम होशियार हैं बचपन से। अगला सवाल है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। चलिए भाई साहब आ जाइए, अगला सवाल। अरे धीमे ना छापा करिए, तुम तूफान मिल छापिए, जो होगा देखा जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन। बहुत सारे सवाल लगाने हैं। मास ऑफ फोटॉन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। मास चाहिए तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू बी है। भैया क्या चाहिए उसको? मास, तो मास यहीं पे इसको कर लीजिए, मास क्या हो जाएगा? एच अपान लैम्डा इंटू बी। कोई दिक्कत? अब यहां पर आप कहेंगे वेलोसिटी तो पता नहीं है, तो फोटॉन की जो है ये फोटॉन है, अब फोटॉन है क्या? रेडिएशन। अब सारे रेडिएशन किस वेलोसिटी चलते हैं? सी से, तो यहां लिख लेंगे v या c इक्वल टू 3 इंटू, पहले आप तो एकदम मतलब क्या बताएं, वी सी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, ये हो जाएगा। तो आप मास चाहिए था उसको, तो कहेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जो जूल सेकेंड, अपन वेवलेंथ कह रहा
एंगस्ट्रॉम में है, तो उसको हमने बदल लिया, हो जाएगा -10 इंटू कितना 3 × 10⁸। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाइए कि क्या कर दें, क्या कर लेंगे आप, हम आप क्या कर ही सकते हैं। ये हो जाएगा ये 2.2 2 कर दीजिए, 1 लिख दीजिए, ज्यादा क्लियर रहेगा। तो हो जाएगा 2.21 और यहाँ पे 3.6 और इंटू ये देखिए ऊपर, इसको इससे काट दीजिए, 10⁻² यही बचा। आइए 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा 10⁻32। कुछ समझ में आ रही है? ये देखिए इसको यही घट जाएगा, ये बचेगा 10⁻², इसकी जगह क्या बचेगा 10⁻², इसको हम ले गए ऊपर तो हो जाएगा 10⁻²। ये 34 है, वो प्लस माइनस मिलके अपने आप को सेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 32। ठीक, इतना आ जाएगा। आज जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भैया 6.1 आ रही है। पहले 6.1 नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करने पर आ रही है जो वैल्यू 6.01 नहीं 6.1 0.61 बोल का रहे हैं, लिख का रहे हैं 0.61 इंटू 10⁻32 ये आ गया। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे, जब इधर शिफ्ट करना है तो आपको पता है क्या करना होता है, क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर लेने का अपने को, मतलब इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना, इस डेसिमल को कहां इधर, तो नीचे अपान 10 कर देंगे। कोई दिक्कत भैया, यही तो रूल है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब इधर करेंगे तो नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, यही 10 ऊपर फिर चला जाएगा, तो कुल मिला के हम आंसर लिख देंगे। अभी क्यों इतना कर रहे हैं ये 3। ठीक, अब एक इसमें आया है किलोग्राम में, मास पूछा है ना, तो मास किलोग्राम में ही आएगा। और एनसीईआरटी में ऑप्शन में जो दे रखा है वो सही कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है जो वो थोड़ा सा दूसरा है, वहां पे लिखा 10⁻29, एनसीईआरटी में लिखा हुआ 10⁻29 kg, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, यही आएगा, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ आएगा, ये करके देखिएगा। अगला सवाल, लोग कहेंगे एनसीईआरटी को गलत, एनसीईआरटी गलत नहीं, वो कैलकुलेशन तो टफ है, जो हिंदी वाली बुक रखे हैं उसमें ही छपा है, क्या समझे, और जो इंग्लिश वाली बुक रखे हैं ये छपा है, और दोनों एक ही जगह से बन के आई है, वही है ना, एकदम सीधा। तो जब दोनों एक जगह से बन के आई है तो इसमें ये छपा है, इसमें ये छपा है, हिंदी वाली में ये छपा है, अंग्रेजी वाली में ये छपा है, ये जब कैलकुलेट किया गया तो ये आया, तो अंग्रेजी वाली में ये गलत है। ठीक है ना, नया एडिशन है सब पे। तो कुछ लोग कहेंगे काबिल बना, हम काहे बने भैया, वो लोग खुद है अपना अपना सब करेक्शन वरेक्शन सब साथ है भेज रखे हैं, हमको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अरे जो चीज हिंदी में इंग्लिश में डाउट लगती है हिंदी में देख लो, वहां मिल जाती है, और जो हिंदी में डाउट लगता है इंग्लिश में देख लो वहां मिल जाता है, क्या टेंशन है, इतना दिमाग काहे लगाएंगे यार, कहाँ रहा आंसर। गजब करते हो भाई। अगला सवाल, इन हाइड्रोजन एटम, ये एग्जाम का सवाल है, नीट में आया था। इन हाइड्रोजन एटम de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is, अरे इधर उधर हम बहुत कर देते हैं, ऑर्बिट इज गिवन आपको क्या, A0 इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। कितना बढ़िया सवाल पूछ लिया उन्होंने। बोहर रेडियस में, यानी बोहर के हिसाब किताब में वेवलेंथ, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ चाहिए इनको, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ बोहर भैया के पास। तो बोहर भैया वाले रिलेशन में हम लोग पढ़े थे क्या, लैम्डा डी इज इक्वल टू क्या था 2πRN, याद रखिए 2πRN अपान n, 2πRN अपान n, ये था। Rn क्या था यहाँ पे, ये लिख दें, Rn इज इक्वल टू क्या है, जहां पे रेडियस, और रेडियस का जो फॉर्मूला था वो क्या था 52.9, इसको बोल रहे हैं तो इसको वहीं लिख दें A0
इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो भैया यहाँ एन स्क्वायर करना है, हाइड्रोजन के केस में लेना था ये हाइड्रोजन, तो इसलिए जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो सिर्फ यही काम बन जाएगा। यानी ये आ गया, ये आ गया बिल्कुल। और एन इज इक्वल टू कितना दे रखे, सेकेंड ऑर्बिट, कह रहे हैं सेकेंड 2 रख दो, तो बस करना ही क्या, एन इसकी जगह 2, आर एन की जगह ये, यानी एन इज इक्वल टू सेकेंड के लिए जो आर एन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, मतलब ये इसके लिए आर एन इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ए नॉट, और एन की जगह रखेंगे तो 4 ए नॉट यहां रख दें, सीधे सीधे एन स्क्वायर हो जाएगा ना भैया, यानी रेडियस हो जाएगी 4 ए नॉट। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें, एन की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो इतना लफड़ा हम लोग लेते नहीं, वैसे बचपन से ही ये सब आदत अपने को है नहीं। चलिए आ जाइए, ये 2 से, अरे वाह, अब इसको भी हम काट कुट रहे हैं भाई काहे नहीं काटेंगे, आप आंसर क्या आया, बहुत सही बहुत सही। अच्छा वैल्यूज में आंसर आया है, वाह ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक। ये देखिए 2 से 2 कट गया, 4 ए नॉट, और ए नॉट हमें पता है क्या है वो, यानी 4 इंटू 52.9, 4 9 36 को 6 हासिल 3, 4 3 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 4 5 20 1 21, ठीक ये आ जाएगा, मिला लीजिए। अच्छा पाई वही अभी अभी बाकी है भैया, पाई बाकी है, इसमें पाई है इंटू पाई, ये मिला लीजिएगा, 1 अंक बाद 10 ठीक। पिकोमीटर में आएगा जैसा कि ये दिया हुआ है, 4 पाई ए नॉट या आर नॉट, यहां से आ गया, अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना था ए नॉट में, आ जाएगा, और जहां की वो दे रखे 52.9 पूरा पूरा आंसर दे रखे, जबकि इनके आंसर में है 211.6, अब वो मिलेगा नहीं, आप लोग थोड़े ध्यान से करिएगा, ये इतना ही रहेगा, ये इतना, और उसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब उससे ऑप्शन है ही नहीं उसमें, ए बी सी डी में ये ऑप्शन है ही नहीं, कैलकुलेट करिए देखिए यही आएगा, जब वो उन्होंने वो बोला तो इसमें करिए ना, देखिए 4 9 36 को 6 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 अरे 11, कहां है दिमागवा हमारा 11 ये वाला, और ये ऑप्शन नहीं है, यही वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, रात हो सकता है आप वाली में हो, आपकी किताब में हो, ठीक है ना। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल, कह रहे हैं कि एक 0.66 किलोग्राम की बॉल है, इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल है 0.66 किलोग्राम बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, ये तो सिंपली कैलकुलेशन और कुछ है नहीं, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, जैसा फोटॉन के लिए पहले दे रखा था उसका मास वही तरह से, ठीक। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ लैम्डा हमें चाहिए तो हम क्या लिख देंगे 0.66 किलोग्राम है, ठीक, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, आप 6 to 6 लिख सकते हैं, इसमें आंसर में थोड़ा सा आगे पीछे आएगा बस ज्यादा नहीं, और यहाँ क्या दे रखा है इतना, एम की जगह लिख दीजिए 0.66 इंटू कितना मीटर, 100 मीटर, ये रहा 100, ठीक। अब कुछ करना तो है नहीं, बिना दिमाग लगाए इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा आंसर भैया, इतना तो है, एकदम कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है बिना दिमाग लगाए, अरे कुछ नहीं, 1 10 ऊपर करिए, ये आ जाएगा यहाँ उठ के, ये इनसे मिला दीजिए, खत्म, अभी देखिए इसमें खत्म, वहां पर कितना आ जाएगा 10⁻⁻35, कोई दिक्कत, मीटर, नोट कर लीजिए आंसर। अगला सवाल है, द de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अगला सवाल,
de Broglie wavelength और ई छूट गया है, मेंशन कर लीजिए, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोहर ऑर्बिट, फोर्थ बोहर ऑर्बिट, चौथी बोहर ऑर्बिट में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कोई दिक्कत नहीं, बोहर से तो अक्सर आना ही आना है, तो हमें तो पता था कि ये लैम्डा डी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एन अपान आन। ठीक, ऑप्शन दिया भाई साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है 6 पाई ए नॉट, इसमें तो ऑप्शन है ए नॉट, यानी ऑप्शन से ये पता चल गया कि वो जो 52.9 होता है पिकोमीटर, उसको ये लिख लेना है ए नॉट। दूसरा ये सी वाला दे रखे 8 पाई ए नॉट, और डी वाला दे रखे हैं 4 पाई ए नॉट। ये करना कुछ नहीं, आर एन निकालिए, एन की वैल्यू रखिए, आंसर, काम खत्म। यानी आर एन इज इक्वल टू, देखिए किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो कुछ करना है नहीं, अब इसको ए मान लीजिए, एन स्क्वायर कितना हो जाता था, 4 चौका 16 ए नॉट, 4 चौका 16 ए नॉट, सीधे सीधे आर एन। एन की वैल्यू कितनी है, अरे पहले ही लिख लिया करिए, एन इक्वल टू 4 है, इसीलिए आर एन ये आ गया, इसमें पुट करिए तुरंत, ये देखिए डीई कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर एन, आर एन की वैल्यू लिख दीजिए 16 ए नॉट अपान 4, 4 चौका 16 8, यानी ये कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ये वाला, 4 दूना 8 पाई ए नॉट, जहां आए वही वाला सही हो जाएगा, ये वाला। बुक में टिक मत करिएगा, नहीं तो आपको हम टिक कर देंगे। अगला सवाल बहुत अच्छा है, छाप लिया, बहुत बढ़िया किया, जल्दी करिए, जल्दी, बहुत देर हो रही है। चलिए एक सवाल है बड़ा बढ़िया, कह रहा था एग्जांपल है वही de Broglie wavelength लैम्डा, बहुत अच्छा सवाल है ये, एसोसिएटेड विद अ फोटो इलेक्ट्रॉन vary with frequency न्यू। बहुत अच्छा सवाल है ये अपने आप में, न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, एज, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा और ब्रैकेट में लिखा है जहां पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए ऑप्शन ए कह रहे हैं लैम्डा इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। अभी समझाते हैं, क्वेश्चन तुरंत करके बता देंगे आपको, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, ये कुछ है नहीं। कह रहे हैं ये न्यू माइनस न्यू नॉट का रूट रहेगा, और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट का 3/2, यानी क्यूब करके रूट लेना। आगे डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट का 1/4। अरे तो कर ले, मतलब इतना भी बेवकूफ ना समझे यार कि सीधा न्यू नॉट का 1/4 हो जाएगा, इससे कैसे हो सकता है, क्यूब रूट ट्यूब रूट तो खैर ये सवाल है आपका। कह रहा है ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड, यानी एसोसिएटेड का मतलब संबंधित है, ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, और जो इंसिडेंट हो रहा है किसी चीज पर और जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो आपसे बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये है de Broglie वेवलेंथ, ये कौन सी वेवलेंथ, de Broglie। तो de Broglie वेवलेंथ है, तो आप पहले पढ़ के फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी में, और इसमें रिलेशन आपने पढ़ के आए हैं, कितना हो जाएगा इसको ये। अब आप क्या करिए, पहले तो इसको रख दीजिए एच, ये देखिए न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहां पे कितना काइनेटिक एनर्जी की जगह हो जाएगा p²/2m, ये हो जाएगा यहाँ ये।
और h/p अगर हम कर लें तो काम बन जाएगा। तो पहले ये देखिए, क्योंकि हमें लैम्डा जो पता है वो होता है h/p, अब या तो इसके टर्म में आए या इसके किसी भी टर्म में आए। तो h के देखिए यहां क्या करें हम, इधर पहले इसको ऐसे कर ले रहे हैं, कैसे कर लेंगे, अरे सिंपली मतलब लैम्डा हम सीधे अभी लिख देंगे तो आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो गया। चलिए अच्छा बनाते हैं, पी स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, क्या हो जाएगा h/p स्क्वायर इज इक्वल टू ये, और ये इधर हो जाएगा 2m, और ये हो जाएगा अपान में न्यू माइनस न्यू नॉट। इतना बना लिया भाई, इसको इधर ले गए, जो ये था वहीं वहीं रहने दिया, वहीं रहने दिया, मतलब ये इसको इधर ले आए, इसको इधर, इसको इधर, तो ये नीचे ही आएगा 2m, तो हमने खुद गलत कर दिया। जब इसी को इधर ले आना, इसको कहीं कुछ नहीं करना है, h/p स्क्वायर किया, इसको नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा 1/2m, अब ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इस तरह से लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। अब आप क्या करिए, h का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इंटू h, और यहाँ पे भी इंटू h ऊपर, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, इस h स्क्वायर बाई p स्क्वायर को लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए था, लैम्डा स्क्वायर। देखिए आराम से 1/2m, ये हो जाएगा कितना, न्यू माइनस न्यू नॉट। इसका मतलब लैम्डा की जब हम वैल्यू रखे वो करेंगे इधर की तरफ लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में, यानी 1/2m पूरा स्क्वायर रूट में न्यू माइनस न्यू नॉट। कोई दिक्कत, तो केवल प्रोपोर्शनल का ऑप्शन लेना था, तो यही हो जाएगा कौन सा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यहां से सिर्फ प्रोपोर्शनल का ऑप्शन लेना और कुछ नहीं, और ये h तो रहने दीजिए, h कहां, h मल्टीप्लाई किया तो कहां चला जाएगा h, ठीक। तो यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। और रूट में कोई चीज होती है तो ये क्या दिखती है, √2 का मतलब क्या होता है, √2 या √x का मतलब होता है, ये देखिए 2 है तो 2 की पावर 1/2, √x है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, तो ये रूट में है ना, इसी चीज को तो वहां 1/√2 किया गया, मतलब ये 1/√2, अरे 1/2 मतलब रूट को यहाँ 1/2 कर दिया गया और कुछ नहीं। अब ये सब कैसे आता है, बेसिक मैथ में जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाए वहां पे अच्छे से सारी चीजें पढ़ाते हैं, शॉर्ट करड़ी क्या होती है उस वहां सब बता चुके हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अगला सवाल, बहुत ज्यादा टाइम हो गया हो आज तो, ये सवाल जेईई मेंस में पूछा गया था, अभी जल्दी है, जल्दी है मतलब कल ही परसों नहीं, कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is in fifth orbit, is in fifth orbit of hydrogen atom is, of hydrogen is, देखिए वहां हाइड्रोजन टर्म नहीं, यहां यूज किया गया is, कितना होगा, ठीक। एंगुलर मोमेंटम पूछा गया, L इज इक्वल टू आप लोग याद रखेंगे mvr, इज इक्वल टू क्या, यही nh/2π, यही तो याद रखे हैं। तो हमसे क्या पूछा, एंगुलर मोमेंटम, यही चीज mvr कितना होगा, वो भी फिफ्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा भैया, यानी यही चीज, यही mvr इज इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट 5h/2π, ये 5h/2π 2.5 ढाई हो जाएगा, h/π हो जाएगा, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि दे ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, दे ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक, इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इज हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम लिखे हैं जबकि आयन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग अपने अपने बुकलेट में, देखिए हमने कुछ नहीं लिखते अपने मन से, जो लोग छाप देते हैं, इसकी जगह आयन होना चाहिए भैया, हाइड्रोजन लाइक आयन होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1.5 पाई भी लगा हुआ है, 1.5 पाई A0, आगे कह रहे हैं जहां A0 है बोहर रेडियस, ठीक है, ये तो पता ही है,
बोहर रेडियस, ये हो गई। अब जो सवाल है वो सुनिएगा। देन वैल्यू ऑफ n बाई जेड क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है। तो भैया आर एन इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, ए नॉट वहां रख दें। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो यहां ए नॉट रखने के बाद क्या आता था, एन स्क्वायर बाई जेड, यही आता है। और उन्होंने इसको दिए रखा डे ब्रॉगली वाला, तो डे ब्रॉगली वाला जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं इस्तेमाल कर लेंगे डे ब्रॉगली। पहले हमने आर एन रेडियस के टर्म में लिखा है, ये बोहर वर, यहीं से क्योंकि एन बाई जेड का रेशियो आएगा, ये रेडियस वाला हो गया। डे ब्रॉगली वाला क्या था, 2 पाई आर एन अपॉन एन। कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं दोनों से हम कैलकुलेट कर लेंगे सवाल। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या, आर एन की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे पुट कर दें, इसकी वैल्यू यहां रखने पर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी ई इज इक्वल टू कितना, अच्छा वो 1.5 पाई ए नॉट दे रखे हैं, लैम्डा डी दे रखे हैं 1.5 पाई ए नॉट। चलिए अभी रख देंगे सवाल में, भैया ये दिया हुआ है, ठीक, लैम्डा डी ई अभी रख लेंगे थोड़ी देर में। अब हम रखेंगे यहाँ 2 पाई। अब देखिए ये वाली वैल्यू यहां रख दे, बिल्कुल एकदम आराम से, आप लोग घबराए हैं बहुत जैसे लग रहा है, ठीक। आर एन यहाँ ए नॉट, ठीक, एन स्क्वायर बाई जेड अपॉन एन, एन से एन कट जाएगा, बचेगा एन बाई जेड। यही चाहिए हमको, ये सिर्फ इतना। जब इतना चाहिए तो ये देखिए यहीं पे, आप देखिए ये मिल गया हमें, कटने के बाद एन बाई जेड, ये वैल्यू यहां उठा के रख दें, 1.5 पाई ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ए नॉट, यहाँ पे एन बाई जेड, ये चाहिए था। ए नॉट से ए नॉट कैंसल, पाई से पाई कैंसल, ये हो जाएगा 2, यानी ए नॉट इज इक्वल टू ये देखिए हो जाएगा 1.5, ये देखिए कितना हो जाता है, ये 1.5 का मतलब 3/2 अब गुणे 2, यानी हो जाएगा 3/4। और 3/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, ये तो खत्म है, यहाँ एन बाई जेड लिखिए, ये इसकी वैल्यू 0.3/4, ये सब लिखवा चुके हैं, 0.75 होती है।